अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जिसे हम इंडक्टर कहते हैं। और ये जो इंडक्टर्स हैं बेसिकली ये जितनी भी ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें ट्यून करना पड़ता है या जहाँ पर हमें फ़िल्टर आउट करना पड़ता है लाइक रेडियो सिग्नल्स को, तो वहाँ पर हम इंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम वॉकी टॉकी को इस्तेमाल करते हैं तो एक पर्टिकुलर सिग्नल को कैच करना, बाकी सबको रिजेक्ट करना, ये भी इंडक्टर की एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ साथ इंडक्टर जो है वो बेसिकली फ़िल्टर सर्किट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर जो नॉइज़ कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो किया जाता है इन इनपुट सिग्नल्स। तो कहने का मकसद ये है कि इंडक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखते हैं एज़ फार एज़ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ कंसर्न। सो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब ऑल्टरनेट करंट पास होता है इंडक्टर से, तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वहाँ पर अप्लाई होती हैं, और कौन लैग करता है कौन लीड करता है, और इन दी एंड जो फेज़र डायग्राम है उसको भी समझेंगे। बट शुरुआत करते हैं इंडक्टर को इंट्रोड्यूस करने से। देखिए, इंडक्टर जो है ना, यहाँ पर आपको एक कॉइल नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई भी एक तार है जिसको हमने कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लपेट दिया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी पेंसिल के ऊपर हमने इसको लपेटा, और फिर हमने क्या करा, हमने इसी पैसिव कंपोनेंट को पेंसिल पे लपेटने के बाद एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लपेटा, तो ये एक इंडक्टर बन गया। अच्छा, अब इंडक्टर का प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब मेन पर्पस क्या है? इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है, यानी कि मुखालफत करता है। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टर का मेन मकसद ये है कि जब इसमें से करंट पास होता है तो ये उसको अपोज करता है, ठीक है जी। ये रेजिस्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को, क्योंकि हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी वैल्यू को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, तो ये उस होने वाले चेंज को अपोज करता है, यानी कि उसकी मुखालफत करता है, ठीक है। और फिर ये स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और जब ये हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल चल रही होती है, ऑन ऑन ऑफ हो रही होती है, तो ये उसी एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करता है। सो इन शॉर्ट, इंडक्टर एक ऐसा वायर था, एक ऐसा कंडक्टर था जिसको हमने किसी इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लपेटा, एक स्प्रिंग टाइप की शक्ल बन गई। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये करंट के चेंज को अपोज करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, स्टोर करेगा। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी वैल्यू को चेंज करता है, तो जब भी वैल्यू चेंज करेगा तो इंडक्टर जो है उस चेंज को अपोज करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, इस इंडक्टर को हमने जोड़ दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स के साथ, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेट करंट की सोर्स आ गई, और ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी डायरेक्शन को बदलता है, ये बात आप जानते हैं। तो मिसाल के तौर पे फ़िलहाल जब करंट इस तरीके से पास हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस प्राइमरी करंट की वजह से। और ये छोटे छोटे जो लूप्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ये मिलकर एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने वाली होगी ना ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ये जो इंडक्टर है ये उस चेंज की मुखालफत करेगा। कैसे मुखालफत करेगा? यहाँ पर एक और करंट को प्रोड्यूस करवा के, और वो हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने कंसिडर करा एक सॉलिनॉइड है जिसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स से जोड़ा हुआ है। लेट से ये जो सॉलिनॉइड है इसको हम इंडक्टर की वैल्यू को एल से जाहिर कर देते हैं, जो कि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, यानी कि हम ऑन करते हैं, तो क्या होता है, जो करंट है वो इंडक्टर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लगातार चेंज होता रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में यही तो होता है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती रहती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी। और इंडक्टर का काम इसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की मुखालफत करना है। और उस मुखालफत की वजह से बेसिकली, जो कि लेंस लॉ की वजह से होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। सही है, तो प्राइमरी करंट था, और जो प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है जी। और इसी फॉर्म के अंदर वो स्टोर कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड को। अब आपने एक बात समझ ली, जैसे ही हम करंट को पास करवाना, हम जैसे ही ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे हम जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट पास होना शुरू होता है। बट यहाँ पर जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो उस करंट की मुखालफत करती है। तो याद रखिएगा बच्चों, वोल्टेज अप्लाई करने के कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ये जो प्राइमरी करंट है ये उस मुखालफत के ख़िलाफ़ काम करके स्टेबल होता है। यानी कि इस प्राइमरी करंट को फ्लो करने के लिए कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स दरकार होते हैं,
वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कि भाई ये उस अपोजिशन को कैंसिल करके स्टेबल फॉर्म के अंदर ट्रैवल करने लगता है थ्रू आउट सर्किट। तो मेन बात क्या हुई, वोल्टेज हम पहले अप्लाई करते हैं और करंट को एक कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो होने के लिए कुछ लैगिंग टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है, चाहे वो मिली सेकेंड्स में हो या माइक्रो सेकेंड्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस बात को मैथमेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो करंट फ्लो करेगा वो किस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इन दिस केस द करंट इक्वेशन इज गिवन बाय, करंट इक्वेशन किसके बराबर होती है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आई क्या है, देखो आई जो है वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब कि अभी करंट कितना है, इस लम्हे कितना करंट है उसको हम आई से जाहिर करते हैं। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है कि मैक्सिमम करंट कितना होता है उसको आई नॉट से जाहिर करते हैं। और टाइम तो आपको पता है टाइम के लिहाज से वेरी करता है। और ये जो पूरा एंगल है ना, इसके अंदर ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है। ओमेगा बेसिकली बराबर होता है 2πf के। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के ज़रिए मालूम हो सकती है। 2πf जो है वो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। और जैसे कि आप जानते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो वेरी करता रहता है, उसमें वेव्स बनती हैं, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है जी, अब ये तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। अब जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अगर सेल्फ इंडक्शन के मुताबिक चलें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करें, तो हमें पता है कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इन एन इंडक्टर वो बराबर होता है एल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बराबर होता है। ठीक है जी, एल क्या है, एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, वेयर एल जो है वो जाहिर करता है इस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस को, कि उस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है। तो अगर आई की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज किसके बराबर आएगा, एल आ जाएगा एज इट इज़। और रेट ऑफ चेंज हमें किसका मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज हमें मालूम करना है आई नॉट साइन ओमेगा टी का, और ये जो चेंज हमें मालूम करना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करना है। ठीक है, अब ये बात ऑलरेडी मैंने आपको कैपेसिटर वाले लेक्चर में भी समझाई थी कि बच्चों यहाँ जो है ना थोड़ी सी हमें कैलकुलस इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें थोड़ी सी कैलकुलस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी कि अगर देखा जाए कैलकुलस के मुताबिक तो वोल्टेज जो है वो बेसिकली बराबर होता है एल, दैट इज़ कांस्टेंट, और वो होता है डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है ना, ये जो आई है पूरा, ये जो मैंने डेल्टा लिखा हुआ है, अच्छा एक मिनट, पहले ही मैं माजरत कर लेता हूँ भाई, जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं होगा कैलकुलस का, लेकिन बात ये है कि मुकम्मल कॉन्सेप्ट देना कैलकुलस का जो है ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी फर्स्ट टाइम जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसको जो है ना आपको बस याद करने वाले तरीके से बता दूंगा कि आपने याद रखना है, लेकिन थोड़ी सी अभी जो मैं डिटेल दे रहा हूँ ना ये प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बेहतर समझ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखिए वोल्टेज जो है ना सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, और ये होता है डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही ना, करंट का डेरिवेटिव मालूम किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लो कि यहाँ पर आई नॉट तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हम किसका मालूम करने वाले हैं, साइन ओमेगा टी का। और तरीकेकार क्या है, पहले साइन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये बराबर आ जाएगा v इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, और इसका पूरा जो डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बराबर होता है कॉस ओमेगा टी के। साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, और एंगल में लिखा हुआ है ओमेगा टी। तो अगर आप डेरिवेटिव मालूम करेंगे ओमेगा टी का, तो टी का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसका अपना डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा। तो राइट साइड पे लिखने के बजाय मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। तो जो वोल्टेज है बेसिकली वो बराबर आ जाएगा एल, सेल्फ इंडक्टेंस, मैक्सिमम करंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कॉस ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, अब आओ जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं ना वो इतना याद कर लें कि बच्चों कोई भी अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर आएगा ना, साइन के नीचे डिवाइड बाय डेल्टा टी नज़र आएगा, तो हमें क्या करना है, उस साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। तो वो साइन तो सीधा सीधा कॉस हो जाता है। और जो भी चीज़ यहाँ पे साइन के एंगल के साथ लिखी हुई है ना, उसमें ओमेगा टी को ख़त्म करके सिर्फ यहाँ पे ओमेगा हम बाहर लिख देंगे। तो बेसिकली ये कैलकुलस में डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करा है साइन का, जो कि कोसाइन के बराबर होता है, और एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, तो वो बाहर लिख दिया।
तो वोल्टेज का आंसर आ गया एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख देता हूँ। तो क्या आंसर आया था, वोल्टेज बराबर आया था एल आया है, आई नॉट आया है, ओमेगा आया है और कॉस ओमेगा टी आ गया। अब इस कॉस को दोबारा से साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो साइनोसॉइडल वेव का बनाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप साइन को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस पाई बाय टू। तो जो भी एंगल लिखा हुआ है, अगर आप उस एंगल के साथ पाई बाय टू लिख देते हैं तो आप कॉस की जगह पे साइन लिख सकते हैं। जो भी एंगल लिखा हुआ है, अगर आप उसके साथ प्लस में पाई बाय टू लिख देते हैं तो आप कॉस की जगह साइन भी लिख सकते हैं, आंसर इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एल आई नॉट और यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा, और अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन। तो मैंने क्या बोला, जो भी कॉस का एंगल लिखा होता है अगर आप उस एंगल के साथ प्लस पाई बाय टू लिख दो तो आप साइन लिख सकते हैं। तो हमने साइन लिख दिया, एंगल लिखा था ओमेगा टी और इसके साथ अब मैं लगा दूंगा पाई बाय टू। सही, अब काफ़ी कुछ तो हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब एक बात है, अगर इधर वोल्टेज लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ पे भी वोल्टेज की कोई प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब वोल्टेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, V बराबर होता है आई आर के। यानी कि अगर आप वोल्टेज बनाना चाहते हैं तो करंट के साथ कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए जो कि करंट को रोकने का काम करती है, यानी रेजिस्टेंस लिखी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे, आई नॉट एज इट इज़ आएगा, एल और ओमेगा को साथ में लिख देंगे, ओमेगा टी एंगल है और पाई बाय टू एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है V। अब बच्चों ये जो चीज़ है ना एल ओमेगा, बेसिकली इसको हम शो करते हैं एक्स एल से, और पढ़ते क्या है इसको, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का, देखिए जो काम रजिस्टर वाले केस में आर परफॉर्म करता है वही इंडक्टर वाले केस में एल ओमेगा परफॉर्म करता है। सही है, क्या करता है, ये आर करंट को रोकने का काम करता है जब आपके सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई हो, और अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो तो रोकने का काम एल ओमेगा करता है। और एल ओमेगा को हमने किससे जाहिर कर दिया, एक्स एल से। पढ़ते हैं इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कैपेसिटर वाले केस में मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, यहाँ पर होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि एक्चुअली बराबर किसकी हो सकती है, एल ओमेगा के बजाय ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल के बराबर, ये एक्स एल की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू आई नॉट और आई नॉट के साथ आ जाएगा एक्स एल और इधर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और ये मैंने आपको बता दिया, कभी भी करंट को मल्टीप्लाई करते हैं करंट को रोकने वाली प्रॉपर्टी से तो वोल्टेज आ जाता है। तो यही चीज़ बन जाएगी, क्योंकि पीक करंट था तो पीक वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो अब याद रखिए बच्चों, आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन भी आ गई, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और आपके पास करंट की इक्वेशन भी आई हुई थी। करंट की इक्वेशन ये थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है और वहाँ पे ओमेगा टी के अंदर पाई बाय टू प्लस हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम उसके वेव फॉर्म में समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को। समझा तो दिया मैंने, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लो। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, यानी उसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो। ये एक ऐसी खुसूसियत है जो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रोकने का काम करती है, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू रेजिस्टेंस, और इसी वजह से रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम्स होता है। तो अगर आपने एक्स एल की वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने बताया एक फार्मूला तो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करके बना लें फार्मूला तो वो और इजी हो जाएगा 2 पाई एफ एल। इसका मतलब करंट ज़्यादा रुकेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, और दूसरी बात अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होगी इंडक्टर की तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। सही है भाई, अच्छा जी। आए अब समझते हैं लैग और लीड का क्या सिस्टम होगा विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। ये आ गया ग्राफ, यहाँ पर प्लॉट करेंगे, मुख्तलिफ एंगल्स बना लेते हैं। 0 आ गया, 90 आ गया, 180, 270 समथिंग।
अब देखिए दो इक्वेशंस थी ना हमारे पास। सबसे पहली हमारे पास करंट की इक्वेशन थी I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास वोल्टेज की, V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो चलो पहले मैं आपको आई नॉट से समझाता हूँ, करंट वाली वैल्यू से। ज़ीरो, जब एंगल ज़ीरो है इसका मतलब ये पूरा एंगल जब ज़ीरो होगा, साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो कितना होता है? साइन ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो के। तो यहाँ पर निशान लगा देते हैं, ठीक है भाई। फिर क्या होगा? फिर यकीनन टाइम बढ़ेगा, आगे टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो साइन 90 1 होता है, आई का आंसर बराबर आ जाएगा आई नॉट के। लेट से अगर ये आई नॉट की वैल्यू है मान लेते हैं, तो इसका मतलब अब निशान यहाँ कहीं पर आ जाएगा। फिर टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट 90 के बाद जो एंगल आएगा वो 180 आएगा। साइन 180 ज़ीरो होता है, आई नॉट से मल्टीप्लाई होके आई का आंसर ज़ीरो हो जाएगा, यानी 180 का यहाँ पर निशान आएगा। बढ़ते बढ़ते जैसे ही एंगल 270 होगा, साइन 270 -1 होता है, आई बराबर आ जाएगा माइनस के आई नॉट के। तो अगर ये मिसाल के तौर पे माइनस के आई नॉट की वैल्यू है तो 270 पे निशान यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर भी आ जाए अभी ग्राफ प्रॉपर बन जाएगा। और फिर होते होते 270 के बाद 360 होगा तो इधर निशान आएगा। तो अब आप पैटर्न समझ गए ना, पैटर्न कैसा चलेगा? पैटर्न इस किस्म का चलेगा, जो कि ग्राफ हम बना देते हैं। तो ये जो रेड से आपको ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये करंट को जाहिर कर रहा है, सही ना, क्योंकि मैंने करंट की इक्वेशन से इसको सॉल्व करा, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि इन्हीं एंगल्स के ऊपर वोल्टेज का आंसर क्या आएगा। तो पहला एंगल कितना था? पहला एंगल 0 डिग्री है, तो अगर 0 डिग्री में प्लस पाई बाय टू का मतलब होता है 90, तो क्या आंसर आ जाएगा? 90 आंसर आएगा। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1, सही है। तो v का आंसर बराबर आ जाएगा वी नॉट के। तो अगर 0 डिग्री पर ये वी नॉट की वैल्यू है मान लेते हैं, तो यहाँ कहीं पे निशान आ जाएगा, सही है। ये किस चीज़ का आंसर आ गया? ये वी नॉट का निशान आ गया। तो आप नोटिस करो, जब एंगल ज़ीरो है तो ज़ीरो में 90 ऐड होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय टू लिखा हुआ है, तो वोल्टेज के लिए 90 डिग्री आएगा, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जब एंगल ज़ीरो के बाद 90 हो गया, तो आप देखो 90 प्लस 90 कितने डिग्री हो जाएगा? 180 हो जाएगा। साइन 180 निकालना होगा हमें, साइन 180 होता है ज़ीरो, तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो गया, वी का आंसर ज़ीरो हो गया। यानी जब एंगल 90 है तो प्लस 90 होने की वजह से ज़ीरो आंसर आएगा वोल्टेज का। नेक्स्ट, 90 के बाद 180 की बारी आ रही है, तो अगर 180 प्लस 90 किया जाए तो आंसर आ जाएगा 270। इसका मतलब साइन 270 -1 होता है, तो v का आंसर माइनस वी नॉट के बराबर आएगा। लेट से माइनस वी नॉट अगर इधर कहीं पर आ गया, तो ये आ गया माइनस वी नॉट का आंसर। उसके बाद 180 के बाद कितने डिग्री होता है? 270 होता है, 270 में 90 ऐड करोगे तो 360 आएगा। तो साइन 360 निकालोगे, साइन 360 ज़ीरो होता है। इसका अंदर जब एंगल 270 था तो 90 ऐड होने की वजह से वोल्टेज वाली इक्वेशन में 360 का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब जो ग्राफ बनेगा वोल्टेज का, वो इस शक्ल का बनेगा। ये जो ग्राफ आया है ग्रीन वाला, ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब इस ग्राफ से एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, कौन अपनी पीक पर पहले पहुंच रहा है, कौन अपनी पीक पर पहले पहुंच रहा है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यहाँ पर पहले पीक पर कौन है? वोल्टेज पहले पीक पर पहुंचा है, करंट तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। इट मीन्स वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टिव सर्किट। अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो इसका मतलब वोल्टेज करंट को लीड करेगा बच्चों। और ये तो आपको फिजिकली मैंने बात समझा दी कि हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट को बनने में, स्टेबल होने में कुछ वक्त लगता है, जाहिर सी बात है। वोल्टेज फिर लीड करेगा और करंट उसके लिहाज से क्या करेगा? लैग करेगा। और इसको याद रखने के लिए एक वर्ड है LI, इससे आप याद रख सकते हैं कि EMF जो है वो लीड करता है इन इंडक्टर। EMF पहले आता है और करंट बाद में आता है, सही है। तो LI से याद रख सकते हैं। और अभी वीडियो के आखिर में ना एक और बताऊंगा तरीक़ेकार याद रखने के लिए। तो ये हमने बना ली वेव फॉर्म। अब फेज़र डायग्राम से समझेंगे। फेज़र डायग्राम में वही ग्राफ है और ये हमने बना लिया। अब सबसे पहले वो वेक्टर बनाना है, वो फेज़र बनाना है,
जो कि लैग कर रहा होगा उसको 0 डिग्री पे बनाएंगे। ये आ गया। कौन लैग करता है बच्चों? लैग करता है इसमें करंट, तो ये हमने बना दिया करंट। ठीक है। और फिर कितने डिग्री से लीड कर रहा था वोल्टेज? 90 डिग्री से, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए। दोनों के दरमियान का फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री है, या आप अगर पाई के फॉर्म में लिखोगे तो पाई बाय 2 लिखोगे। और इस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो ये ओमेगा टी की डायरेक्शन हो गई, और क्लियरली नज़र आ रहा है कि वोल्टेज लीड्स करंट इस फेज़र डायग्राम में। ठीक है भाई। तो फेज़र डायग्राम ऐसी बनती है जब ऑल्टरनेट करंट पास होता है किसी इंडक्टर से। अब बची एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक ही वर्ड से आप दोनों को याद रख सकते हैं। देखो, इस वर्ड को याद रखना तो बड़ा आसान है ना, आप सिविल वर्ड तो याद रख सकते हो। सही है। जब सर्किट प्योरली कैपेसिटर वाला होता है तो करंट लीड करता है, पहले करंट आता है, वोल्टेज बाद में आता है। सही है। करंट पहले, वोल्टेज बाद में। समझ में आ गई बात? कैपेसिटर के लिए करंट पहले, वोल्टेज बाद में। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए एल तक जाने के लिए वोल्टेज पहले आता है और करंट बाद में आता है। तो आप लेफ्ट साइड से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, कैपेसिटर में करंट पहले, वोल्टेज बाद में। और अगर इंडक्टर के लिए देखोगे तो वोल्टेज पहले आता है और करंट बाद में आता है। तो इससे याद रख सकते हो। नहीं तो वो हमारा पिछला वाला तो है ही ना। इंडक्टर के लिए हम लिखते हैं एल आई, और कैपेसिटर के लिए हम लिखते हैं आइस। ईएमएफ लीड करता है इंडक्टर में करंट को, और करंट लीड करता है कैपेसिटर वाले सर्किट में ईएमएफ को। इन दो से भी याद रख सकते हैं कि कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा। और बेहतर ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, रटने से बेहतर है। ठीक है जी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।